नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज सैटरडे है। 3 इश्यूज तो देखो हम बड़े बड़े डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु के गवर्नर का एक एक्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तीसरे नंबर पे सीनियर पोजीशंस पे इंडियन गवर्नमेंट में वुमेन ब्यूरोक्रेट्स कम क्यों हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, समरी रिवीजन, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले आज की एथिकल टर्म देख लीजिए। आज की एथिकल टर्म है कन्फॉर्मिटी बायस। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। भीड़ के साथ चलना। जैसे देखो, मान लीजिए मेरे ग्रुप में ना 5 दोस्त हैं, बाकी 4 ना इंजीनियरिंग की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है इंजीनियरिंग, ज़बरदस्त है, इसी से फ्यूचर बनेगा। लेकिन मेरी जो राय है ना 5 में अलग है। मुझे पेंटिंग करना पसंद है। बट देखो, जब ये सारी बात चल रही होगी ना, तो ना मैं भी इंजीनियरिंग की तारीफ कर दूंगा। अंदर से मुझे पता है मुझे पेंटिंग पसंद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इनके आगे पेंटिंग की तारीफ की और ये बोला ना कि पेंटिंग सबसे बेस्ट है, तो मेरे को जज करेंगे, मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा ही नहीं और ग्रुप के साथ यही इस बात पे सहमत हो जाऊंगा कि हाँ, इंजीनियरिंग ही बेस्ट है। तो यही है कन्फॉर्मिटी बायस, मतलब भीड़ के साथ चलना। भीड़ की जो जजमेंट है, भीड़ की जो ओपिनियन है, उसे ही सही बता देना बजाय अपने पर्सनल ओपिनियन बताने के। ये होता है कन्फॉर्मिटी बायस। आप बताइए अपने पर्सनल लाइफ में कब आपने कन्फॉर्मिटी बायस को फेस किया या आपने आस पड़ोस में इसको देखा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया और अफ्रीका रिलेशंस से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज की जो अफ्रीका की पॉपुलेशन है ना, अफ्रीका महाद्वीप की पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है और 2050 आते आते, क्योंकि अफ्रीका की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो 2050 आते आते अफ्रीका की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 25% हो जाएगी। इंडिया आपको पता है सुपर पावर बनना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है ना, तो अफ्रीका के साथ अच्छे रिश्ते होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिछले 15 सालों में इंडिया ने बहुत कोशिश की है अफ्रीका के साथ में अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने की, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को मजबूत बनाने की। स्पेशली देखो, 2014 के बाद से ये कोशिश ज़्यादा तेज़ी से हुई है। आज के इस आर्टिकल में ना विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये एक थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक ने ना एक रिपोर्ट पब्लिश की है, कैसे अफ्रीका के साथ रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। उस रिपोर्ट का नाम है इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप अचीवमेंट चैलेंजेस एंड रोड मैप 2023। तो इस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं ना, जो सुझाव दिए जाते हैं कि इस प्रकार से इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अफ्रीका के साथ रिश्तों को मजबूत बना सकते हो, उन सब पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। देखो, ये रिपोर्ट ना बताती है किस प्रकार से आज के समय में अफ्रीका की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की तरह, पॉपुलेशन यंग है रिलेटिवली, इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ की, क्योंकि देखो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ना वो गरीब हैं। अब जो गरीब देश हैं उनकी जीडीपी का साइज ही इतना छोटा है, वो थोड़ा सा भी ग्रो करेंगे ना तो परसेंटेज में वो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा आएगी। इसके बाद अगर पॉलिटिकल फील्ड की बात करें, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जो अब डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रही हैं। अफ्रीका की सोसाइटी बदल रही है। महामारी के दौरान तो देखो सभी देशों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन अब अफ्रीकन कंट्रीज पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं। जैसे देखो, यूरोप के देश इंटीग्रेटेड हैं, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, सबको, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को साथ लेके चलती है। उसी प्रकार से अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ का ग्रुप है, वो भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। अफ्रीकन कंट्रीज़ अब मिलजुल के काम करने लगे हैं, पीस और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राइटर कहते हैं, हाँ मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी क्राइसिस हैं, जैसे इथोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लेकिन देखो, पहले के अपेक्षाकृत एथनिक वायलेंस, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, ये सब चीज़ें कम हुई हैं। और तभी तो
वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज है ना, जैसे आप चाइना मान लीजिए, रशिया मान लीजिए, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, टर्की, यूएई, ये सब देश क्या कर रहे हैं? इन देशों के बीच में ना आपस में कंपटीशन है कि कौन अफ्रीका की मार्केट को एक्सेस करेगा, कौन अपने सामान को अफ्रीका में बेचेगा, कौन अफ्रीका में जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करेगा, मिनरल्स वगैरह वहां पे मिलते हैं, कौन उनको एक्सप्लॉइट करेगा अपने फायदे के लिए। मतलब कि देखो कंपटीशन है इन सब बड़े देशों में कि कैसे अफ्रीका का ज़्यादा से ज़्यादा यूज लिया जाए। और स्पेशली देखो इन देशों में ना चाइना सबसे आगे है। 2000 के बाद से ही अफ्रीका का सबसे बड़ा पार्टनर है चाइना। चाइना ने अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, चाइना ने अफ्रीका को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, चाइना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है। तो चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर साबित हुआ है 2000 के बाद। अफ्रीका का बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, डिप्लोमेटिक पुश भी दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल विजिट होती हैं चाइना से अफ्रीका में, अफ्रीका से चाइना में। अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना ने अफ्रीका को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। इंडिया की बात करते हैं, देखो इंडिया की ना गुडविल है अफ्रीका में, क्योंकि जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, ब्रिटेन ने इंडिया को गुलाम बनाया था, उसी प्रकार से अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी गुलाम बनाया गया। तो ना बहुत सारी चीज़ें अफ्रीका और इंडिया के बीच में सिमिलर हैं, गुडविल है। इंडिया का कल्चर की तारीफ भी की जाती है अफ्रीका में। अफ्रीका के बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने भी आते हैं। इसी वजह से देखो कैसे अब इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज के साथ रिश्तों को मजबूत बना सकता है। थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है, इन्होंने रोड मैप 2023 तैयार किया है, जिसमें 60 के आसपास रिकमेंडेशंस दी गई हैं 4 अलग अलग एरियाज में। क्या है वो रिकमेंडेशंस? सबसे पहले है देखो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन, ये मैंने टेबल में अरेंज कर दिए हैं। 5 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट बोली जाती हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन में। ये फर्स्ट एरिया है। इसमें बोला जाता है इंडिया अफ्रीका के बीच में ना रेगुलर समिट होने चाहिए। लास्ट जो समिट हुआ था ना, कब हुआ था? 2015 में। उसके बाद से नहीं हुआ। देखो महामारी आ गई, ये बात सच है, लेकिन अब तो बिल्कुल उपयुक्त समय है, समिट इंडिया और अफ्रीका के बीच में होना ही चाहिए। दूसरा, एक नया डायलॉग स्टार्ट करो। अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरपर्सन है ना, उनकी मीटिंग होनी चाहिए एनुअली हमारे विदेश मंत्री के साथ में। मतलब एक तरफ अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री, इन दोनों की रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इंडिया इनिशिएटिव ले, इंडिया अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुप में शामिल करवाए। जैसे यूरोपियन यूनियन G20 में मीटिंग्स में शामिल होता है, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का परमानेंट मेंबर बने। नेक्स्ट, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इसमें एक स्पेशल पोस्ट होनी चाहिए अफ्रीका के लिए। मतलब सेक्रेटरी की एक पोस्ट होनी चाहिए जिसका मेन काम यही है कि अफ्रीकन अफेयर्स को हैंडल करना। तो ये सारी बातें तो बोली जाती हैं पहले एरिया में राइटर के द्वारा, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन में क्या क्या इंडिया कर सकता है। इसके बाद अब दूसरे एरिया की बात करते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसमें भारत की सरकार को क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले देखो डिफेंस अटैचीज जो है ना, जो अफ्रीका में डिप्लॉयड हैं, उनकी संख्या को इंक्रीज कर दो। डिफेंस अटैचीज मतलब जैसे देखो हमारे जनरल वगैरह हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं, वो ना किसी अफ्रीकन कंट्री की एम्बेसी में डिप्लॉयड हैं, वहाँ पे तैनात हैं, तो इनको बोला जाता है डिफेंस अटैची। तो इनकी संख्या को इंक्रीज कर दो। डिफेंस इश्यूज पे ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में। मैरीटाइम कोलैबोरेशन ज़्यादा होना चाहिए, इंडियन ओशन में बहुत स्कोप है। जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करें जैसे सीज में। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया एक्सटेंड करे अफ्रीकन कंट्रीज़ को। मतलब कि जैसे इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल है, इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार से लोन, हालांकि डिफरेंस होता है लाइन ऑफ क्रेडिट एंड लोन के बीच में, बट मान लीजिए फिलहाल समझने के लिए कि लोन एक्सटेंड करें अफ्रीकन कंट्रीज़ को कि आप हमारे यहाँ से हमारी मिसाइल परचेज कर लो। इसके बाद में डिफेंस ट्रेनिंग स्लॉट्स इंक्रीज करें, मतलब अफ्रीका की डिफेंस फोर्सेस को इंडिया ट्रेन करें। इसके अलावा और ज़्यादा कोऑपरेशन हो सकता है काउंटर टेररिज्म में, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, साइबर सिक्योरिटी को कैसे मजबूत बनाया जाए, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर भी कोऑपरेशन का स्कोप है, इंडिया कर सकता है।
नेक्स्ट, अब तीसरा एरिया आता है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। देखो, अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रेड कितना था इंडिया और अफ्रीका के बीच में? 98 बिलियन डॉलर्स, तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास पहुंच गया है। अब इंडिया क्या कर सकता है? अब इंडिया देखो अफ्रीकन कंट्रीज को ना फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है, एक फंड बना के अलग से, जिसका नाम होगा अफ्रीका ग्रोथ फंड। इस फंड के थ्रू इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज में डेवलपमेंट को फाइनेंस करेगा। नेक्स्ट, एक स्पेशल पैकेज भारत की सरकार अनाउंस कर सकती है ताकि अफ्रीका में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। कुछ इंसेंटिव पैकेज दे सकती है अफ्रीका में एक्सपोर्ट के लिए इंडियन कंपनीज को। शिपिंग डोमेन में काफ़ी कोऑपरेशन का स्कोप है, भारत के पास एक्सपर्टीज है शिपिंग डोमेन में, अफ्रीका को चाहिए तो भारत अफ्रीका की मदद कर सकता है। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन प्रमोटिंग ट्राइलेटरल कोऑपरेशन। ट्राइलेटरल कोऑपरेशन जैसे देखो, एक इंडिया है, एक कोई तीसरा देश जो ये चाहता है अफ्रीका में हम इन्वेस्ट करें, अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो। जापान का एग्जांपल मान लीजिए, जैसे जापान की सोच इंडिया से मिलती है कि हमें भी अफ्रीका में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना है, तो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन को इंडिया प्रमोट कर सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकता है। अब बात आती है चौथे एरिया की, सोशल कल्चरल कोऑपरेशन। इसमें तो देखो अफ्रीका और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए, विजिट्स होनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस का शेयर होना चाहिए, और ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़, इंडिया अफ्रीका के थिंक टैंक्स, इंडिया अफ्रीका की सिविल सोसाइटी, इंडिया और अफ्रीका की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बातचीत करें, एक दूसरे से सीखें। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ इस्टेब्लिश किया जा सकता है इंडिया में, ताकि अफ्रीका को और ज़्यादा गहराई से समझा जा सके। नेक्स्ट, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC, और सबसे लास्ट में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इनकी जो स्कॉलरशिप्स दी जाती है ना अफ्रीकन स्टूडेंट्स को, वो देखो कोई फेमस अफ्रीकन पर्सनैलिटीज के नाम पे होनी चाहिए, जैसे नेल्सन मंडेला है, नाम दे दिया जाए नेल्सन मंडेला स्कॉलरशिप, तो इससे भी फायदा होगा। इसके बाद क्या है एक सेकेंड, हाँ जी, वीजा नॉर्म्स आसान बनाने की आवश्यकता है, ताकि अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो इंडिया में आते हैं हायर एजुकेशन के लिए वो आसानी से आ सकें, और कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, वो यहां पर काम भी कर सकें, वर्क भी कर सकें। फाइनली देखो, राइटर ये सजेस्ट करते हैं, ये जो रोड मैप 2030 वाली रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, भारत की सरकार को इस रिपोर्ट से पॉइंट लेने चाहिए। और लास्ट सजेशन ये देते हैं राइटर कि ना कोलैबोरेशन होना चाहिए, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए अफ्रीका को लेके। एक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, जो कि हो सेक्रेटरी जो अफ्रीकन मामलों को संभालते हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की तरफ से। कौन हो सकता है? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दोनों आपस में मिलकर काम करें कि हाँ अफ्रीका के साथ इंडिया को संबंधों को मजबूत बनाना है और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को अफ्रीका में रोकना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने इंडिया अफ्रीका रिलेशंस से संबंधित डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, तमिलनाडु में गवर्नर के बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। सबसे पहले हुआ क्या है, देखो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो ना एक मुकदमा दर्ज करती है तमिलनाडु के एक मिनिस्टर के अगेंस्ट, जिनका नाम है वी सेंथिल बालाजी, ये नाम है। मुकदमा दर्ज करती है और इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है करप्शन के एक मामले में। उसके बाद देखो, अब आपको पता है हमारे देश में ना अगर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट मामला दर्ज होता है ना, गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको, तो फिर ना सरकार अपने आप ही उस मिनिस्टर को हटा देती है। जैसे आप मनीष सिसोदिया का एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन का एग्जाम्पल लीजिए, काफ़ी दिनों तक तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने देखा, लेकिन उसके बाद फिर हटा दिया गया सत्येंद्र जैन को भी और मनीष सिसोदिया को भी मिनिस्टर की पोस्ट से। ये ना एक प्रकार से ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की कि आपका मिनिस्टर जेल में बंद है तो वो मिनिस्टर नहीं रह सकता। वो फिर अगर मिनिस्टर है जेल में बंद है तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकता है।
तो सरकार की, सीएम की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अरेस्ट किया गया है, तो इसलिए अब उसको मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। लेकिन तमिलनाडु में जो स्टालिन मुख्यमंत्री है ना, उनके ऊपर भी प्रेशर था कि वो भी अपने मिनिस्टर को हटा दें पोस्ट से मिनिस्टर की, क्योंकि अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वो हटा नहीं रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, गवर्नर ने मिनिस्टर को पोस्ट से हटा दिया। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि गवर्नर के पास ऐसी पावर होती है कि वो किसी मिनिस्टर को, बेशक उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या गवर्नर किसी मिनिस्टर को अपनी मर्जी से पोस्ट से हटा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर की पोस्ट से? सबसे बड़ा इशू ये है, इसी पे ये आर्टिकल बेस्ड है। हालांकि देखो, तमिलनाडु के गवर्नर ने गिरफ्तार हुए मिनिस्टर को हटा तो दिया, डिसमिस तो कर दिया पोस्ट से, लेकिन तुरंत बाद फिर से लेटर लिखा सीएम को कि मैंने अभी अपने ऑर्डर को रोक दिया है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने मुझे एडवाइस किया कि एक बार आप राय ले लीजिए, जो लीगल ओपिनियन है वो आप एक बार ले लीजिए। लेकिन देखो, ऑर्डर तो रुक गया। क्वेश्चन यही उठता है कि जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो इस प्रकार से संविधान का वायलेशन क्यों कर रहे हैं? संविधान के आर्टिकल 164 में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। इसके लिए किसी की एडवाइस नहीं लेनी, उसके लिए अलग से प्रोसीजर है। आपको पता है, जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं उसकी सरकार बनती है, उसके एमएलएज जिस लीडर को चुनते हैं गवर्नर के द्वारा, उन्हें इनवाइट किया जाता है। लेकिन देखो, एक बार चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर के द्वारा, तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपने हिसाब से मिनिस्टर्स को, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल मिनिस्टर होंगे मेरी कैबिनेट में, और गवर्नर को उन्हें ही अपॉइंट करना पड़ता है जो चीफ मिनिस्टर बोले। गवर्नर इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को अपनी मर्जी से नहीं अपॉइंट कर सकते। चीफ मिनिस्टर जो बोलते हैं उन्हें ही इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के तौर पे अपॉइंट करना होता है। और उसी प्रकार से देखो, किसी को रिमूव भी करना हो ना, तो चीफ मिनिस्टर जब बोले, एडवाइस दें, उसी के हिसाब से गवर्नर को, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को हटाना होता है पोस्ट से, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। बट इस केस में चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को एडवाइस दी ही नहीं थी कि इस मिनिस्टर को हटा दिया जाए, लेकिन गवर्नर अपनी मर्जी से एक्ट कर बैठे। समझ गए? ये पूरा इशू है। राइटर देखो ये कहते हैं, 1935 का एक्ट आया था ना हमारे देश में ब्रिटिश राज के दौरान, तो उस समय आपको पता है जो गवर्नर हुआ करते थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होते थे, तो उनके पास बहुत पावर्स हुआ करती थी, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। तो कहीं ऐसा तो नहीं आज के समय में तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो उसी 1935 एक्ट से इंप्रेशन ले रहे हैं कि गवर्नर के पास में पावर है? राइटर कहते हैं, देखो, आज़ाद भारत में गवर्नर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से एक्ट करते हैं। उनके पास में अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना, अपनी मर्जी से एक्ट करने की पावर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। अंबेडकर साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बोला था कि गवर्नर के पास में कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है। मतलब संविधान ने कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर को नहीं दिया है जिसे वो अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकें। तो मिनिस्टर को चूज करना, मिनिस्टर को डिसमिस करना, ये पावर देखो गवर्नर के पास में नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर के पास में है। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि इस मिनिस्टर को पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए। इसके बाद राइटर कुछ जजमेंट्स का हवाला देते हैं, जैसे देखो शमशेर सिंह एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है। इसमें 7 जजेस की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था कि गवर्नर्स को काम करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। इसके बाद एक और केस है, ये तो रिसेंट का है, 2016 का, नबम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर। इसमें 5 जजेस की बेंच थी और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि गवर्नर के पास में जो डिस्क्रिशनरी पावर है बहुत लिमिटेड है, जो आर्टिकल 163 सेक्शन 1 में दी गई हैं, और ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है बहुत ही कम है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि मिनिस्टर को अपनी मर्जी से डिसमिस कर सकते हैं गवर्नर। तो कुल मिला के राइटर ये बोलते हैं, इवन देखो अगर एमएलए का भी एंगल अगर सोचा जाए ना सॉरी, अगर एमएलए का भी एंगल सोचा जाए कि मिनिस्टर जो है वो एमएलए हैं, तो एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है इस सूरत में। फिर इसके बाद देखो एक और जजमेंट है जिसको आप कोट कर सकते हो इस केस में। देखो
सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक केस पहुंचा था 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी बने थे ना, तो उस समय एक मिनिस्टर थे जिनके ऊपर ना आरोप थे, रेप वगैरह के आरोप थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी ना बहुत मोरल प्रेशर था कि उस मिनिस्टर को कैबिनेट में ना शामिल किया जाए, हटा दिया जाए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया था और कहा था कि देखो, जिस विधायक या फिर एमपी के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है ना, तो उनको हम रोक नहीं सकते मिनिस्टर बनने से। ये तो सीएम या फिर पीएम की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे अपनी कैबिनेट में रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2014 में, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो इस जजमेंट को भी आप कोट कर सकते हो कि स्टालिन, जो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है ना, उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हटाएं मिनिस्टर को। उन्होंने नहीं हटाया, लेकिन गवर्नर के पास पावर नहीं है मिनिस्टर को डिसमिस करने की। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि देखो, सरकार में सीनियर पोस्ट पे वुमेन ब्यूरोक्रेट्स कम क्यों हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, 1991 में ना हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स उस समय सरकार के द्वारा की गई थी और एक ग्रुप अपॉइंट किया गया था। उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ब्यूरोक्रेट्स का, टेक्नोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का, जो भारत की इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे लिबरलाइजेशन ईरा में, यानी एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद में। उसी टीम के डिसीजंस जो हैं, उसी टीम के डिसीजंस ने लाखों करोड़ों भारतीयों की जीवन को टच करना था। लेकिन देखो, उस समय जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स के, टेक्नोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के, सभी मैन थे, महिलाएं थी ही नहीं उन सभी अपॉइंटमेंट्स में। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीनियर पोस्ट पे कम महिलाएं क्यों हैं। जैसे देखो, आज तक कोई भी महिला कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे नहीं पहुंची, आज तक कोई भी महिला आरबीआई गवर्नर नहीं रही, आज तक कोई भी महिला चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोस्ट तक नहीं पहुंची। तो ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं इन पोस्ट तक नहीं पहुंची? सबसे पहला रीजन आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन ये है, देखो, आजादी के बाद शुरुआत में तो रिक्रूटमेंट के रूल्स इतने ज्यादा बायस्ड थे, आपको भी हैरानी होगी। एक पहले भी आर्टिकल में मैंने ये डिस्कस किया था। रूल क्या था? रूल ये था कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन जो हैं वही सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकती हैं, मैरिड नहीं। और उससे भी ज्यादा, अगर मान लीजिए किसी अनमैरिड वुमेन ने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में शादी हो गई, नहीं भैया, आप रिजाइन करो, आप जाओ सिविल सर्विसेज को छोड़ के। ऐसे रूल थे आजादी के बाद। तो ऐसे रूल्स होने के कारण तो महिलाएं तो कम आएंगी ही सिविल सर्विसेज में। 1960 में 82 मैन सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट 1 वुमेन सिविल सर्वेंट थी, लेकिन 1970s आते आते ये रेशो हो गई 1:8। बट देखो, ये रूल इतना लेट चेंज हुए कि जब तक 1991 के रिफॉर्म आते, उस समय देखो सीनियर पोस्ट पे तो मैन ही थे ना, क्योंकि रूल बाद में चेंज हुए थे। तो बाद में जो वुमेन चुन के आई सिविल सर्विसेज के लिए, वो तो जूनियर पोस्ट पे थी ना, क्योंकि आजादी के बाद रूल्स बायस्ड थे। तो उस समय जो लोग सिलेक्ट हुए थे, तब तक वो सीनियर हुए थे 1991 आते आते। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये भी है कि मिसट्रस्ट है वुमेन की एबिलिटीज में है। मतलब अभी भी ये देखा जाता है, आज भी महिलाओं को ना सॉफ्ट पोस्टिंग्स के लिए ज्यादा कंसीडर किया जाता है। यही तो रीजन है कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कैबिनेट सेक्रेटरी महिला नहीं रही हैं। उन्हें जैसे इस प्रकार के डिपार्टमेंट ज़्यादा दिए जाते हैं, चाइल्ड एंड वेलफेयर, हेल्थ, ये वाले डिपार्टमेंट्स ज़्यादा दिए जाते हैं। टैलेंट देखो, प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब कुछ फीमेल सिविल सर्वेंट्स हमारे देश में ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग थी। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे रेणुका विश्वनाथन, कर्नाटक में फर्स्ट वुमेन डीएम। इन्होंने ना डॉक्टरेट हासिल की थी पेरिस के डाउफिन यूनिवर्सिटी से, बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। लेकिन फिर भी ना 1980s तक इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में पोस्टिंग मिली ही नहीं। लेकिन बाद में राजीव गांधी ऑफिस के पास में इनकी फाइल भेजी गई और जब उनको इनका पता लगा, तब इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में पोस्टिंग दी गई। समझ गए? उसके बाद सुधा पिल्लई का एग्जाम्पल आप लीजिए। ये फर्स्ट वुमेन कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकती थी, लेकिन इनको नहीं बनाया गया।
उस समय कंसीडर किया गया था, लेकिन इनको बनाया नहीं गया। इन्होंने देखो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी रहते हुए बढ़िया काम किया था एंटी मोनोपोली लॉ को अमेंड करने में, समझ गए। उसके बाद जानकी कथपालिया ये एडिशनल सेक्रेटरी थी बजट डिपार्टमेंट में। इन्होंने मनमोहन सिंह के साथ में काफ़ी बढ़िया काम किया। 1991 से 95 के बीच में जब वित्त मंत्री थे ना मनमोहन सिंह जी, तब यूनियन बजट प्रेजेंट करवाने में इन्होंने बढ़िया काम किया था, और ये वो समय था जब एलपीजी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो रहे थे धीरे धीरे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया जाता है सिंधु श्री खुल्लर। ये इन्होंने देखो पी चिदम्बरम जो उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे काम किया था, और ये ट्रेड पॉलिसी में काफ़ी बढ़िया चेंजेस लेकर आई थी। एग्जाम्पल्स देखो और भी हैं, जैसे वंदना अग्रवाल। ये हालांकि उस समय जूनियर ऑफिसर थी, इंडियन इकोनॉमी सर्विस की ऑफिसर थी, लेकिन इन्होंने उस समय इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे ना राकेश मोहन, उनकी मदद की थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 बनवाने में। तो राइटर ना ये सारे एग्जाम्पल देके एक बात बोलने चाहते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। और कई बार तो देखो ऐसा होता है कि नरसिम्हा राव ने जिन ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स को अपॉइंट किया ना, उसमें कई तो पढ़ाए गए थे पद्मा देसाई के द्वारा, लेकिन फिर भी पद्मा देसाई को जगह नहीं दी गई उन अपॉइंटमेंट्स में जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के दौरान नरसिम्हा राव ने की थी। अब देखो एग्जाम्पल्स की तो कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोन्टेक सिंह अहुलवालिया जिनको प्लानिंग कमीशन में रोल दिया गया था, वो चेयरमैन थे। उनकी वाइफ ईसर जज अहुलवालिया, इनकी वाइफ का कहना है कि मेरे पति से मेरी पोजीशन बड़ी थी, लेकिन बाद में लेटरल एंट्री की बारी आई तो उनसे छोटी पोजीशन मुझे दी गई थी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यहां पर भी जब देखो इंडिया को अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, आमतौर पे ज़्यादातर समय मैन को ही कंसीडर किया जाता है। इवन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी 2000 तक तो ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स इवन डेवलप कंट्रीज के द्वारा, अमीर देशों के द्वारा भी मैन की जाती थी, लेकिन 2000 के बाद सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हुई है। आज देखो अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे भारत बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। इस बार का जो रिजल्ट आया 933 कैंडिडेट्स में से 320 वुमेन हैं, टॉप 10 में 6 महिलाएं हैं, और वुमेन सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन का जो रेशो है टोटल लिस्ट में इस बार सबसे ज़्यादा है आज़ादी के बाद से ही। तो ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहना चाहिए, प्रोमिसिंग ट्रेंड है। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, कॉम्पिटेंसी में कम नहीं हैं, और ब्यूरोक्रेसी में जब जाएंगी तो मैन से बढ़िया या फिर मैन के बराबर ही काम करेंगी, किसी प्रकार से वो कम नहीं है गवर्नेंस में जब वो शामिल होंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया महिलाओं की सिविल सर्विसेज में भागीदारी से संबंधित। इसके बाद देखो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और कुछ अगर एग्जाम्पल मिलते हैं तो देख लेते हैं। देखो दिल्ली में फिर से दुखद न्यूज़ है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था और बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था। ऑटो वाले को पता नहीं चला, वो डूब गया और डूब के उसकी डेथ हो गई। उस बड़े से गड्ढे में वो आ गया था। तो यहाँ पर देखो अगर आप इश्यूज निकालोगे, सबसे पहला जो इशू है नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स थे, उन ऑफिशियल्स ने ठीक से अपना काम नहीं किया। पता था बारिश आने वाली है, कोई प्रॉपर साइन बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट किया। दूसरा इशू, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, मतलब जिसने भी गलती की है, जो भी जिम्मेदार है साइट पे, जो वो इंजीनियर हो कुछ भी हो। तीसरा, कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जिस ऑटो ड्राइवर की डेथ हुई है जस्टिस उसको मिलना चाहिए। तो ये 2-3 जो एथिकल न्यूज़ इश्यूज़ हैं निकल के आते हैं। अब देखो ये जो न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं ना, इनको आप सिनेरियो के रूप में एग्जाम्पल दे सकते हो केस स्टडी में, तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको इश्यूज़ की कितनी समझ है। समझ गए? इसके बाद एक और न्यूज़ है, मैं आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप करवाता हूँ। यूपी के सीएम बोलते हैं कि अतीक अहमद जो गैंगस्टर थे जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, उन्होंने जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी वहाँ पर फ्लैट्स बनवाए हैं और वो फ्लैट्स गरीबों को दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इश्यूज निकाल सकते हो, जैसे माफिया, इतना बड़ा माफिया बनता क्यों है? सरकार की मिली भगत के बिना कोई भी पर्सन इतना बड़ा माफिया नहीं बन सकता। इतने सारे केसेस उसके खिलाफ चलें और उसका कुछ ना बिगड़े, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर पे सरकार ने जो काम किया कि माफिया से
प्रॉपर्टी छुड़वाई जो करप्शन से हासिल की गई थी, वो अच्छी बात है। गरीबों के लिए वहाँ पे फ्लैट बनवाए जा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। हर एक पर्सन को अधिकार होना चाहिए कि उसे खाना मिले, रहने के लिए जगह मिले, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसे पूरा कर रही है। तीसरे नंबर पे फ्लैट्स का एलोकेशन ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, फेयर मैनर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें कोई करप्शन या फिर धांधलेबाजी हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ इसे अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का इस्तेमाल कर रही हो। सरकार की कोशिश होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को घर मिले। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये जो इशू है इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, दिखाने के लिए सिंबोलिज्म वाला एक्ट हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। देखो, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो हों वो डायरेक्टली एग्जाम में ना भी यूज हो, बट थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप होगी कि किसी न्यूज से, किसी केस स्टडी से इश्यूज कैसे ड्राइव करने हैं। आमतौर पे क्या होता है, हम कोई केस स्टडी पढ़ते हैं ना, यूपीएससी पूछती है फाइंड आउट द एथिकल इश्यूज, सिर्फ 2-3 इशू हमसे निकल पाते हैं। लेकिन कोई न्यूज़ पकड़ेंगे, वहाँ से 4, 5, 6, 7 इश्यूज निकालेंगे ना, और फ्रिक्वेंटली ये हम करेंगे तो आपके लिए ना फिर केस स्टडी से इश्यूज निकालने बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे एथिक्स के पेपर में। इसके बाद देखो, बड़ा सा आर्टिकल है यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में गुरबानी कीर्तन से संबंधित। देखो, पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड ये है, हमारे देश में पंजाब में जो गुरुद्वारा साहिब हैं, ना सिर्फ पंजाब में और कुछ दूसरे इलाकों में भी, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए ना एक एक्ट आया था 1925 में। एक्ट का नाम क्या था? सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, ये एक्ट का नाम था। और इसी एक्ट के तहत ना सिर्फ पंजाब में बल्कि कुछ दूसरे इलाकों में भी जो गुरुद्वारा साहिब हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और गुरुद्वाराज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी जो बॉडी है वो है SGPC। हुआ क्या, पंजाब की सरकार ने ना 20 जून को ना इस गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और ऑर्डर पास किया कि गोल्डन टेम्पल में जो गुरबानी कीर्तन होता है ना, उसको देश के अलग अलग चैनल्स के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीकास्ट किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले सिर्फ पंजाब में जो PTC पंजाबी चैनल है ना, वही गुरबानी कीर्तन को गोल्डन टेम्पल में जो होती हैं उस गुरबानी कीर्तन को टेलीकास्ट करने का अधिकार सिर्फ PTC पंजाबी चैनल के पास था। पंजाब की सरकार ने ये बोला कि अगर देखो बाकी चैनल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर टेलीकास्ट कर सकते हैं तो बल्कि ज़्यादा लोग इसे सुन सकेंगे। लेकिन SGPC जो सबसे बड़ी बॉडी है गुरुद्वारा साहिब को एडमिनिस्टर करने के लिए, उन्होंने बोला कि सरकार जो है वो रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर कर रही है। उन्होंने हमसे कंसल्टेशन के बिना 1925 के एक्ट में अमेंडमेंट कर दी। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस हम रिलीजन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसको लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। SGPC का कहना है कि आप ये आदेश वापस लीजिए, अदरवाइज आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप धर्म में इंटरफेयर कर रहे हो जिसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस इशू को लेकर ना अलग अलग लोगों की जो राय है ना वो डिवाइडेड है। ये इशू आपको समझ में आ गया। अब समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अफ्रीका का आर्टिकल हमने डिस्कस किया, बात की कि अफ्रीका की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडिया के पास कोऑपरेशन का स्कोप है। विवेकानंद जो फाउंडेशन है इन्होंने 4 एरियाज़ में अपनी रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहला एरिया पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक क्रिएशन, जिसमें ये सारे सजेशन थे कि समिट रेगुलर होने चाहिए, देश के विदेश मंत्री और अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन ज़्यादा मिले आपस में। फिर हमने बात की डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की कि मैरीटाइम कोऑपरेशन होना चाहिए, डिफेंस अटैचीज की ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, मैरीटाइम कोलैबोरेशन, ये सब डिस्कस किया। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन की हमने बात की कि एक फ़ंड इस्टेब्लिश कर दिया जाए, अफ्रीका ग्रोथ फंड, जिससे वहाँ के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस मिले। स्पेशल पैकेज अनाउंस करे इंडिया अफ्रीका में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की हमने बात की। उसके बाद चौथा एरिया था सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन, जिसमें ये बात की कि यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक्स से इनको ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। सारे पॉइंट शॉर्ट में हैं, आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। सबसे लास्ट में ये बात की कि स्पेशल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एक सेक्रेटरी जिनको अफ्रीकन अफेयर्स का कार्यभार हो, और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट से भी पर्सन, दोनों मिलकर काम करें इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर इसके बाद हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया गवर्नर वाला। गवर्नर ने मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया था, लेकिन गलत है। राइटर कहते हैं गवर्नर का पावर क्या है, डिसमिस मिनिस्टर को डिसमिस करने की क्या पावर है या नहीं है? राइटर कहते हैं नहीं है। फिर इसको अलग अलग एंगल से जस्टिफाई करते हैं कि संविधान में क्या प्रोविज़न है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, जुडिशरी ने क्या वर्डिक्ट्स दिए हैं इस इशू के ऊपर। अगर देखो ऐसा होगा तो संविधान का सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो अलग अलग एंगल से हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, और लास्ट में क्वेश्चंस भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 250 वर्ड्स में 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। वेबसाइट पे जाके आप जरूर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, इनका आंसर दीजिए, प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे आंसर राइटिंग और एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करोगे। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।